देखो वैसे तो जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ इसका रेसलिंग से या फिर स्टोरी लाइन से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मेरे से नहीं रहा जा रहा आपको ये बात बताया। तो क्या होता है कि एक कैमियो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ना आप सेलिब्रिटीज से वीडियोस रिकॉर्ड करवा सकते हो अपनी पैसे के बदले। तो मान लो कोई बहुत पॉपुलर बंदा है, तो जैसे मान लो किसी का कुछ स्पेशल दिन है, जैसे कि इस केस में एक कपल है जिनके लिए उनकी क्योंकि वेडिंग हुई, शादी भी, तो उसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना था जहाँ पे उनको शादी की बधाइयां देनी थी। और ये वीडियो मंगवाई गई थी रिक फ्लेयर से। तो पता है रिक फ्लेयर ने वीडियो बना के क्या बोला? वीडियो बना के उस कपल को कहीं पे भी वो बधाइयां नहीं दे रहे, उल्टा ये बोल रहे हैं कि भाई शादी क्यों करी तुमने। रिक फ्लेयर अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि ये शादी करके जो भी तुम्हारा सब कुछ है वो आधा तुम्हारी बीवी का हो जाता है, इससे अच्छा तुम उसे गर्लफ्रेंड ही रखते। और ये बात उस बंदे की, बाय द वे इसमें ड्रिंक करके रखी हुई थी रिक फ्लेयर ने, और रिक फ्लेयर वो बंदा ये बात बोल रहा है जिसकी खुद भी अभी मेरे को याद है 2-4 साल पहले एक और शादी हुई थी जो कि उनकी 5वीं पता नहीं 6वीं शादी है। तो स्वैग तो है कुछ रिक फ्लेयर का, ये तो बोलना पड़ेगा। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 805 में। और आज बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। और हर बार की तरह जो हमारा रिचुअल रहता है कि साल में एक बार उस रॉयल रंबर की लीक लिस्ट के ऊपर अपनी नजर डालेंगे, तो वाली लिस्ट आपके सामने फिर से मैं पेश करता हूं, जहां पे आप देख सकते हो ये 4 मैचेस हैं। विमेंस रॉयल रंबल वाला, फिर वाइट 6 और ये MFT वाला ब्लड लाइन वाला, फिर कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा, और फिर मेंस रॉयल रंबल मैच। और कैसे कैसे सुपरस्टार्स की एंट्रेंसेस भी रहने वाली है विमेंस एंड मेंस रॉयल रंबल मैच में, वो भी आप लोग देख लो। जहां पे कुछ बड़े नाम जो मुझे नजर आ रहे हैं वो है कि पेज का रिटर्न होगा विमेंस रॉयल रंबल में, और इस बार की जो विमेंस रॉयल रंबल है वो जीतने वाली सुपरस्टार बनेंगी लिव मॉर्गन नहीं, बियांका ब्लेयर, क्योंकि उनका भी जो रिटर्न है वो बहुत टाइम से पेंडिंग है। फिर मेंस रॉयल रंबल की तरफ आ जाते हैं भाई, तो यहाँ पे भी आपके लिए कुछ रिटर्न्स की बरसात है। क्रिस जेरिको आएंगे नंबर 30 पर, और 29 पर रैंडी ऑर्टन का भी स्पॉट है। लेकिन इस मैच को जो सुपरस्टार जीतेगा वो नाम कोई और नहीं बल्कि OTC ट्रैवल चीफ रोमन रेंस है। और यहाँ पे अगर आप पोजीशनिंग भी देखोगे, स्पॉट भी देखोगे, जो है ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर का, वो है 12वें और 13वें नंबर का। तो अगर आपने इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ सुना तो भाई आपका थोड़ा सा पोपट हो गया है, क्योंकि ये हर बार एक लिस्ट निकल के आती है जो कि नकली बना दी जाती है, और इसको रेडिट पे ऐसे पोस्ट किया जाता है कि भाई सही में रॉयल रंबल की जो सारी चीज़ें वो सामने आ गई हैं। हाँ, ये एक टाइम पे WWE एक स्क्रिप्ट आई थी तो उसी फॉर्मेट को ये लोग फॉलो करते हैं, बट इंटरेस्टिंग लगता है देखने में कि अच्छा ये सारी पॉसिबिलिटी तो है एटलीस्ट जो कि हमको रॉयल रंबल में देखने को मिल सकती है। वैसे भी सऊदी अरेबिया से है तो WWE इस बार इस PLE को बैंगर तरीके से डिलीवर करना चाहेगी। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको याद होगा मैंने 2024 में एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने 2025 में WWE कैसे होने वाली है उसको डिस्कस किया था, और वहां पे हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। और इसको मेंबरशिप वाले कंटेंट में शायद मैं आज या कल तक डाल भी दूंगा। उस पूरी वीडियो को हम रिव्यू करेंगे कि क्या हमने सोचा था और फिर कैसे कैसे हुआ। तो आप इस वाले ट्वीट में देख सकते हो 2026 में क्या चीज़ों की पोटेंशियल है। एक बार फिर से हम लोग डिलुलू के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऑस्टिन थेरी वाली बात को मेंशन कर रहे हैं कि कैसा वो बंदा अकेले आ गया है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल है। रोमन रेंस जो कि सारा अपना इधर उधर का काम निपटा के फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तरफ जा सकता है, वर्ल्ड टाइटल की तरफ जा सकता है। ब्रॉक लेसनर का हमको एक और रन देखने को मिलेगा क्योंकि अब ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं। कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के फ्यूड को अच्छा बनाने का चांस है। ऊसोस टैग टीम डिवीजन में आ गए हैं। ब्रॉन ब्रेकर और लोगन पॉल कैसे सिंगल्स पुश के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जेकब फाटू भी वापस आ जाएगा। फिर क्रिस जेरिको का भी रिटर्न होगा जो कि अपने आप में एक लेजेंड है। तो ये सारे मौके हैं जो कि WWE भुना सकती है अगर सही तरीके से बुक किया जाए 2026 के WWE के साल को। लेकिन ऐसे ही हमने 2025 के बारे में बोला था। तो अब एक चीज़ हमको समझ में आ गई है कि जहाँ पर चीज़ों में पोटेंशियल भी है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर डिलीवरी भी वैसी हो। क्योंकि कई बार जब हम चीज़ें बहुत बड़ी सोच लेते हैं और फिर कुछ नहीं होता तो कैसी फीलिंग आती है, ये शायद हम सारे रेसलिंग फैंस ने पूरे 2025 में तो फील किया है। ये देख लो भाई अपने रोमन रेंस को कैसे जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं भाई ये बंदा और प्रीमियम आदमी होता हुआ चले जा रहा है। पूरा यहाँ पे देख सकते हो 2010 से 2025 तक कितने साल में मैचेस में compete किया है रोमन रेंस ने। ये शुरू होता है 14 से, 55 से 40, फिर एक्टिव कैसे रोमन रेंस 2000 एकदम से 2013 में 204 मैचेस के साथ, फिर 150, फिर 213। और जैसे ही फिर हमने देखा कि रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला गिमिक आता है तो उसके बाद जो नंबर्स है वो कम हो गए। और पिछले 2 सालों में तो भाई ऐसी की तैसी हुई पड़ी, क्योंकि पूरे 2025 में सिर्फ 7 ही रोमन रेंस ने मैचेस रसल करे हैं। इवन 2024 में बोलूंगा 6 ज्यादा हैं, क्योंकि पूरे साल भर तो रोमन रेंस गायब भी था, वो समर स्लैम में आया था। तो फिर 2025 में शेड्यूल और ज्यादा लाइट हो गया। और मैं सही बताऊं रोमन रेंस के अगर 10 मैचेस भी हो गए ना साल में और उसको प्रॉपर स्टोरी के साथ बुक करते हैं वो मोर देन इनफ होंगे।
थे, लेकिन ये 7 मैचेस में प्रॉब्लम ये है कि रोमन रेंज की जो बुकिंग है वो हमने कंसिस्टेंट देखी नहीं है। किसी भी स्टोरी में देख के ऐसा नहीं लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई बहुत लंबा प्लान तैयार किया है, वही बस अच्छा अगले हफ्ते ये शो है, अगले महीने ये शो है, अच्छा रोमन को ऐसे डाल सकते हैं, वैसे डाल सकते हैं, वो सब कुछ किया। और इसी वजह से 2025 वाला साल जैसा रोमन रेंज डिलीवर कर सकते थे वो उन्होंने उसके आसपास भी नहीं किया है। बट एक ट्वीट मेरे को दिखा और ये भाई बताता है कि कैसे अगर आप पॉपुलर हो गए हो और आपका एक स्टेटस है तो उसको बेस्ट तरीका क्या होता है यूज करने का। रोमन रेंज लिटरली जो पिज्जा है उसकी डिलीवरी कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने किया ये सिक किड्स के लिए जो कि किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ में एटलीस्ट इंप्रूवमेंट हो जाए, ताकि वो चीज़ उनकी ओवरऑल रिकवरी में काम करे। आप फोटो में देखो ये वहीं से ही है जब रोमन रेंज से काम करे। तो सोचो बंदे के पास सब कुछ है, पैसा है, एक ड्रीम लाइफ है जो कि हर कोई जीना चाहता है, लेकिन उस टाइम पे फिर आप अगर ऐसे एफर्ट्स डालते हो तो फिर ये भी पता चलता है कि हाँ आप उस स्टेटस में होने के लिए क्यों डिजर्विंग हो और क्यों वहाँ पे बिलोंग करते हो। क्योंकि अच्छे काम अगर आप कर रहे हो और कोई नहीं भी देख रहा तो वो कहीं ना कहीं तो काउंट हो रहा है। ये ज़्यादा डीप बात बोल दी वैसे, बट समझ गए। सेथ रॉलिंस के रिटर्न की बात करते हैं तो देखो अब सेथ रॉलिंस का रिटर्न ऐसा लग रहा है कि आसपास है, तो बंदे ने झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब सेथ रॉलिंस बोल रहे हैं कि देखो भाई अभी तो मेरे शोल्डर में रोटेटर कफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लगभग 3 से 4 महीने तो मुझे अभी और लगने वाले हैं पूरी तरीके से इससे रिकवर होने के लिए। यानी वो ये बोल रहे हैं कि 3-4 महीने तक तो सेथ रॉलिंस वापस सेथ रॉलिंस वापस नहीं आने वाला है, जिसका मतलब कि इस उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से उनकी रेसलमेनिया मिस होने वाली है। लेकिन इस बात के ऊपर हमको कितना यकीन करना चाहिए ये समझने के लिए आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझदार हो, और कब सेथ रॉलिंस आ सकते हैं उसके ऊपर आएंगे। लेकिन पहले सेथ रॉलिंस के ही, शायद मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था भाई बड़े मस्त मस्त रील बना रहे हैं। वो जो मूवी आई है धुरंधर, मैंने देखी नहीं है वो, लेकिन उसका स्पाई वाला कुछ तो है, तो कैसे ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस का स्पाई है वो वाले मीम्स मैंने देखे। और ये देखो लेटेस्ट रेंडर भी है ऑस्टिन थ्योरी का। और यहाँ पे ना जैसे मैं आपको कल रिव्यू वाली वीडियो में बताया था कि ये जो सेथ रॉलिंस का सारा किया करा काम हो सकता है क्योंकि उनको विजन से प्रॉब्लम है, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें सेथ रॉलिंस की ही नज़र आ रही है हमको ऑस्टिन थ्योरी में, जैसे कि उनका स्टॉम्प वाला फिनिशर यूज़ करना। इवन ये जो गियर पहना है ऑस्टिन थ्योरी ने, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेथ रॉलिंस के पुराने गियर से इंस्पायर्ड है, थोड़ा थोड़ा ये शील्ड से भी मिलता जुलता है। तो ये तो वक्त आने पे पता चलेगा भाई कि क्या इनकी सही में कोई साठ गांठ है, क्योंकि अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉल हेमन के लिए तो सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी। जो खुद कलाकार आदमी है शायद उसके साथ इस बार अच्छी वाली कलाकारी हो जाएगी। मॉडर्न टाइम के सोशल मीडिया में देखो हमको ये बात पता है कि जो नेगेटिविटी है वो कितनी ज़्यादा बिकती है। तो देखो एक ऐसी चीज़ हुई है अभी ट्रिपल एच के साथ में जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर बड़ा ही सोच समझ के लोगों को कुछ भी लिखना चाहिए या फिर ओपिनियन देना चाहिए। तो हुआ क्या, देखो व्हाइट हाउस में से एक वीडियो आती है ट्रिपल एच की जहाँ पे वो हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे अमेरिकन को हेल्दियर होना चाहिए ताकि वो अमेरिका को आगे लेके जा सकें। और ये वाला खुद का जो ट्वीट है भाई, इस पे तो 5000 भी लाइक्स नहीं है, लेकिन इस वाले ट्वीट को कोट करते हुए किसी ने लिखा कि वो बंदा जिसने स्टेरॉइड्स को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, जिसको खुद जिंदा रहने के लिए पेस मेकर की जरूरत पड़ रही है, वो बंदा हेल्थ के बारे में बातें बोल रहा है। तो ये सीधा टारगेट क्या है यहाँ पर ट्रिपल एच को कि भैया तुम तो वो बंदे नहीं हो जो कि हेल्थ के बारे में बातें बताओ, क्योंकि पूरे करियर में तुमने अपनी बॉडी बनाई है, स्टेरॉइड्स उसके लिए तुमने लिए हैं और ज़्यादा मस्कुलर और बिग होने के लिए, और अब जब तुम्हारी खुद की भी बैंड बज गई है तो तुम कैसे आगे जाके किसी को जो है हेल्थ को लेके एडवाइस कर सकते हो। ये थोड़ा वियर्ड है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टारगेट करके ट्रिपल एच को बोला है। देखो जिसकी भी अभी जैसी भी हेल्थ कंडीशन है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, एटलीस्ट इसके बारे में तो नहीं ही बात करनी चाहिए, और बहुत ही टॉक्सिक वे में लिखा है। अब ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स जो रहे हैं पहले के टाइम में, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं जो कि आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन आप खुद ऐसे डॉक्टर बन के नहीं बोल सकते कि अच्छा ये इससे ऐसे हुआ था फिर ऐसे हुआ था, वो भी पता नहीं ये कौन बंदा था। बट ये ट्रिपल एच के ऊपर ऐसा नेगेटिव चीज़ आई तो भाई लोग फिर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं इसके बारे में कि हाँ सही बोल। एक तो भाई बहुत सारे लोग ट्रिपल एच की बुकिंग डिसीजंस से गुस्सा है, तो वो किसी भी तरीके से बस बैठे ही हैं ट्रिपल एच को रेलने के लिए, और ये कुछ वैसा ही ट्वीट है। जो भी है भाई हर किसी की पर्सनल लाइफ है, जैसा भी है जो भी है, एटलीस्ट हमें हमेशा सही और अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। और ये इस वीडियो का अब दूसरी बार ज्ञान हो गया, तो और नहीं बोल रहा इससे ज़्यादा। लो भैया ट्रिपल एच के बेकार बुकिंग की हम बात कर रहे थे, और ये देखो 1 साल पहले की ही बात है जब ड्रू मैकिंटायर हेल इन अ सेल मैच करके, आई थिंक उनका पहली बार था जब वो मंडे नाइट ड्रॉ पर आए थे, और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि कैसे वो इस कंपनी को एक्सपोज करने वाले हैं, और यहाँ पे वो रोमन रेंज और सीएम पंक की बात करते हैं, और उस ब्लड लाइन हंटर वाले गिमिक की हमने शुरुआत होती हुई देखी थी, जो कि बस शुरुआत ही थी। उसके बाद वो गिमिक कहाँ गया, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्रू मैकिंटायर को कभी भी ब्लड लाइन के टच में रखा ही नहीं, जो कि अगर वो
रखते तो पता नहीं कितनी अच्छी स्टोरी हो सकती थी। और ये मैंने प्रोमो वीडियो दोबारा से पूरी देखी और भाई एकदम से मैं अलग ही माहौल में चला गया कि यार वो भी क्या टाइम लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर के साथ क्या क्या चीजें हो सकती थी, कितना ज्यादा इसको बड़ा बनाया जा सकता था। सोचो रेसलमेनिया 36 में ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हराया था, जो अपने आप में ही एक विक्ट्री इनफ है। तो उसके बाद अब तक क्या ही स्टेटस हो जाना चाहिए था ड्रू मैकिंटायर का, लेकिन वो चीज हुई नहीं है। तो कई बार वो पता चल जाता है कि कौन सुपरस्टार किसका, कौन एक पर्टिकुलर टैलेंट किसी का फेवरेट है, और उस हिसाब से फिर WWE के अंदर जो स्टोरी लाइन है वो हमको देखने को मिलती है। अब तक तो ड्रू मैकिंटायर के साथ अगर रेसलमेनिया 36 में ही उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था तो ड्रू मैकिंटायर कुछ नेक्स्ट लेवल पे हो जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। देखो अभी रोमन रेंस की हमने बात करी ना 2025 में, क्या रोमन रेंस ने किया, कितना उनके साथ चीजें बेटर हो सकती थी, लेकिन वैसा उनको बुक नहीं किया। तो अब एक ट्रॉल वाले वे में एक ट्वीट आया है, तो WWE ने एक पूरी यूट्यूब वीडियो डाली है जहां पे वो पूरा रोमन रेंस का ईयर इन रिव्यू कर रहे हैं, जो जो उन्होंने चीजें करी। तो उसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए किसी ने यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं कि रोमन रेंस का रिटर्न इस दिन हुआ, मार्च को हुआ, फिर कभी जुलाई में हुआ, फिर कभी सितंबर में हुआ, फिर कभी मंडे नाइट रॉ में हुआ, और बस पूरा साल रोमन रेंस का रिटर्न्स में ही चला गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आई होप WWE 2026 में ये चीज रोमन रेंस के लिए क्या किसी भी सुपरस्टार के साथ ना करे, क्योंकि फिर वो सुपरस्टार की स्टोरी कंसिस्टेंट नहीं है तो भाई आप कैसे ही कनेक्ट बना लोगे। जैसे वेब सीरीज होती है उसी की तरह ये है, अगर बंदा वेब सीरीज वाले तरीके से ही आ रहा है कि अगर उसके साल में सिर्फ 10 ही एपिसोड आने वाले यानी 10 ही मैचेस आने वाले, तो फिर उसको एक सीक्वेंस में बुक करने की जरूरत है, कभी इधर कभी उधर, वो नहीं होना चाहिए। तो ये तो डिजर्विंग भी है भाई, यहाँ पे तो ट्रॉल करना बनता है। आज NXT में भाई ये गजब और डराने वाली चीज हो गई। तो टेटम जो कि विमेंस डिवीजन की सुपरस्टार है वहां पे, जिनके पास से NXT टाइटल भी बहुत जल्दी ले लिया गया था, लग रहा था कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, तो वो चेन सॉ लेके आ गई और लिटरली एक स्ट्रक्चर के पीछे से वो निकलती हैं जहां पे NXT का लोगो होता है, वहां पर उन्होंने W बनाया और वो चेन सॉ लेके पीछे पड़ गई है। भाई ये तो थोड़ा खतरनाक और ब्रूटल सा ही लगा, और यही वो छोटे छोटे एलिमेंट्स है जो कि मैं चाह रहा हूँ भाई मेन रोस्टर के अंदर भी आपको करने चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, स्मैकडाउन से बेटर NXT है। वो तो थोड़े फेमिलियर फेसेस वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से लोग शायद हो सकते, वैसे तो स्मैकडाउन की तारीफ भी नहीं कर रहा, लेकिन सही बता रहा हूं, अगर आपको कोई शो देखना है ना इस समय, तो स्मैकडाउन से बेटर आप NXT प्रेफर कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ यूनिक चीजें इस वाले शो पर प्रोड्यूस होती हैं, जो कि फिलहाल शॉन माइकल्स के कंट्रोल में। तो ये अच्छा लगा देखे कि चलो कुछ तो क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि चेन सॉ लेके ही भेज दिया आपने। क्या पॉल हेमन को ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की याद आ रही है? क्या फिर ये दोबारा से रोमन रेंस के साथ मिलना चाहते हैं? क्या इसका मतलब है? समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ पॉल हेमन का, जहां पे ये बहुत ही मस्त आर्टिस्टिक वे में किसी ने पॉल हेमन को बनाया हुआ है, जिनके पास में तीन चैंपियनशिप है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जो कि शायद अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो लग नहीं रही, दोनों ही WWE चैंपियनशिप ही लग रही है। अब देखो पॉल हेमन ना जब जिस समय जो स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो उसी से रिलेटेड चीजें पोस्ट करते हैं। तो ये आउट ऑफ नोवेयर बड़ा ही रैंडम आया है पॉल हेमन की तरफ से। मैं ये तो नहीं मानूंगा कि किसी आने वाली स्टोरी का हिंट है, क्योंकि ऐसे दिमाग अगर हम यहाँ पे लगाने लग गए भाई, तो अपने जो सारे ब्रेन सेल्स हैं हमको वो इसी में खर्च कर देने पड़ेंगे, और एंड में जाके फिर उसको कुछ मतलब बनता भी नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ है पॉल हेमन की तरफ से होना, जब वो जिस स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं वो उसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो या तो अपनी खुद की ग्लेजिंग कर रहे हैं पॉल हेमन की, देखो भाई मेरे पास तीन टाइटल, या फिर कुछ थोड़ा मोड़ा लेना देना है उनका रोमन रेंस के साथ। लेकिन इस वाली स्टोरी को मैं ज़्यादा फीड नहीं करूँगा, क्योंकि अगेन इतनी ज़्यादा उम्मीदें रहती नहीं है कि वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने मामला बना के रखा हुआ है। तो शायद हो सकता है बस पॉल हेमन अपनी छाती चौड़ी करना चाह रहे हैं कि देखो भाई एक ज़माना था जब मेरे पास भी तीन टाइटल्स थे। 5 जनवरी का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि नेटफ्लिक्स पर 1 साल पूरे करेगा मंडे नाइट रॉ को, और इस वाले शो को बहुत ज़्यादा WWE स्पेशल बनाने वाली है। और इसी वजह से वहां पर ब्रॉन ब्रेकर और CM पंक के बीच मैच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच में आप बहुत सारे सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक चीज तो क्लियर है, इस वाले शो को WWE को बड़ा बनाना ही बनाना है। थोड़ा थोड़ा मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे जैसे शोज होते हैं ना, वैसी वाली वाइब ले सकते हो, या फिर वैसी वाली प्लानिंग WWE से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या इस मैच में टाइटल चेंज होने वाला है? यस, इस बात के चांसेस ठीक ठाक बन रहे हैं कि शायद CM पंक के हाथ से टाइटल चला जाएगा। आपको लगेगा भाई ऐसे कैसे चला जाएगा, मतलब ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन बन जाएंगे तो CM पंक का क्या? तो देखो सबसे पहली चीज, CM पंक कोई पहले से चैंपियन रहने वाले WWE के प्लान्स में नहीं था, वो तो सेथ रॉलिंस के टाइटल को वेकेट करने की वजह से वो टाइटल CM पंक के पास आया था। तो या तो इस मैच में रिटर्न होने वाला है आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि वो बहुत लंबी फेंक रहे कि मैं तो फिट नहीं हो सकता, तो शायद WWE इस वाले शो के लिए सरप्राइज रिटर्न करवा दे
सेथ रॉलिंस का, जिसकी वजह से इस मैच की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ना सेथ रॉलिंस को ब्रॉन ब्रेकर पसंद है, ना ही उनको सीएम पंक पसंद है। तो हो सकता है फिर इस मैच में फिर ऐसा बड़ा ही ऐसे बेकार सी ही एंडिंग हो, सिर्फ सेथ रॉलिंस का रिटर्न होगा। बेकार से एंडिंग नहीं, मतलब कि भैया कोई WWE किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई इस मैच के साथ। और इवन कुछ स्पेकुलेशन ये भी है कि क्या पता आपको नए मास्क मैन भी देखने को मिल सकते हैं, कोई नए मास्क मैन की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस अगर ऑस्टिन थ्योरी को अपने साथ लेके चल रहे हैं तो फिर प्लानिंग भैया इस बंदे की पूरी होती है, सिर्फ 2 बंदों के साथ काम नहीं चलाने वाला। तो शायद सेथ रॉलिंस के खुद आने से पहले एक और मास्क मैन अपने मास्क उतार के WWE की इस वाली स्टोरी लाइन में लॉन्च हो सकता है। तो इतना तो है भाई, इस मैच में कुछ ऐसे केओस या फिर कुछ सरप्राइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जाते जाते मैं आपके दोनों हाथों में लड्डू देना चाहता हूं, क्योंकि फिन बैलर के बारे में बड़ी ही खुशी की बात मुझे पता चली, और वो ये है कि 2025 में 36 मैचेस में कंपीट किया है फिन बैलर ने, जिसमें से सिर्फ 7 ही मैचेस उन्होंने जीते हैं, 28 मैचेस उन्होंने हारे हैं, ड्रॉ उनका हुआ 1, तो उनका विन परसेंटेज 20 से भी कम निकल के आता है। और मैंने एक ज़माने में, जो कि अभी से कुछ दिन पहले की बात है, बोल दिया था कि फिन बैलर के साथ WWE में कभी भी कुछ भी होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन मैंने तो नहीं रखी है। तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो भाई, तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त प्रोफेशनल रेसलिंग WWE से रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।